हेलो बच्चों, कैसे हो यारो? बोर्ड्स और पास आ गए और ज्यादा डर लग रहा है। शायद 4 चैप्टर्स तो मैं करवा चुका हूं आपको, शायद इन 4 चैप्टर्स में मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस आ गया होगा। नेक्स्ट 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, पिछले जो चैप्टर था हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें क्या किया था? उसमें करंट फ्लो किया था। करंट फ्लो किया था तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था। करंट फ्लो किया था तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया था, है ना? करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो होगा। यानी पिछले वाले चैप्टर का उल्टा है। पिछले वाला चैप्टर पढ़ा हुआ उसको उल्टा कर दो, वाला चैप्टर पढ़ लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग चीजें हैं। ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। देखिए यार, समझिएगा। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यानी किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से नॉर्मल के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई तो हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। वैसे ही अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। समझ में आया? अलोंग नॉर्मल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मल के अलोंग। ठीक है, समझ में आया? यूनिट जो होगी वो होगी इसकी वेबर। तो एक बार समझ लेते हैं कैसे काम होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए, सपोज आपके पास ये एक कोई सरफेस है। सपोज आपके पास ये कोई सरफेस है। हम लोग को अब ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाला है। किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर लेते हैं हम लोग हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने ये अच्छे से हर चीज समझी है। ठीक है, ये जो सरफेस है, सपोज ये जो सरफेस है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखिए इस टाइप से। ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, समझ में आया क्या? अगर यहां पर ये हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर और ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर एंगल है थीटा, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई, वो होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बोले तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। फाई इज व्हाट? बी ए कॉस ऑफ थीटा। याद रहेगा? जैसे वहां पे होता था फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वैसे यहां पे फाई हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा वेबर। कितना होगा? वेबर। या बेसिकली यहां से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमें पता होता था, कितना होता था? टेस्ला। तो लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए। अब क्या हुआ? फैराडे बाबा ने, और उसके बाद लेंस की बात करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट को ध्यान दीजिए। देखिए, सपोज ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, और इस कॉइल में सपोज मैंने यहां पर इस टाइप से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है। क्या किया हुआ है मैंने? इस कॉइल में मैंने ऐसे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है। ये कॉइल जो है इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है। ठीक है साहब, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया क्या क्या किया? ये एक सपोज बार मैग्नेट है, ये सपोज एक बार मैग्नेट है। इस कॉइल के पास इस बार मैग्नेट को लेके आया। अभी कॉइल रेस्ट में है और बार मैग्नेट भी रेस्ट में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं इस बार मैग्नेट को, अगर मैं इस बार मैग्नेट को सपोज इसके पास लेके आने लगा, एक्सिस के अलोंग, इसके पास लेके आने लगा एक्सिस के अलोंग, तो मैंने देखा गैल्वेनोमीटर में इस टाइप, सपोज इस साइड एक डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ। जब तक मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूं, ला रहा हूं, ला रहा हूं, ला रहा हूं,
डिफ्लेक्शन बना हुआ है, जैसे ही मैंने मैग्नेट को रोक दिया डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। क्या हो रहा है यार, ये क्यों हो रहा है पता नहीं। मैग्नेट को रोक दिया, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। अभी क्या किया मैंने, दूसरा काम किया। दूसरा काम ये किया कि इस बार मैं मैग्नेट को पीछे लेके जाने लगा। मैग्नेट को अगर मैं पीछे लेके जाने लगा तो मैंने देखा गैल्वेनोमीटर में वापस से डिफ्लेक्शन जनरेट हो गया। बट इस बार जो डिफ्लेक्शन, सपोज अगर पहले राइट साइड में हुआ था डिफ्लेक्शन जनरेट सुई का, तो इस बार लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ। समझ ही नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है ये। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, फिर मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने मैग्नेट को रेस्ट में रखा और इस गैल्वेनोमीटर लगी कॉइल को पास लेके जाने लगा। तो एग्जैक्टली वापस से यही हुआ, एग्जैक्टली वापस से यही हुआ। जैसे ही मैंने कॉइल को रोक दिया वापस से डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। कॉइल को पीछे लेके जाने लगा तो वापस से डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, बट जिस डायरेक्शन में पहले जनरेट हो रहा था इस बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ। ये समझ में आया? यार ये क्या नाटक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई मेरे को, ये समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैंने कहा यार बाबा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान समझिएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, इस बार कुछ चीजें चेंज की, इस बार कुछ चीजें चेंज की। ठीक है, इस बार कुछ चीजें चेंज कर दी मैंने। इस बार क्या चेंज किया मैंने, इस बार ये चेंज किया, वापस से एक कॉइल ली, उस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। ठीक है, एक दूसरी कॉइल ली, उस दूसरी कॉइल में क्या था, एक सेल लगा हुआ है और एक की लगी हुई है। एक सेल लगा हुआ है और एक की लगी हुई है। आगे बात समझ में? ठीक है, दोनों कॉइल्स अभी रेस्ट में हैं, जो दोनों कॉइल्स हैं वो अभी रेस्ट में है। ठीक है साहब, दोनों कॉइल्स जो है वो अभी रेस्ट में है। ठीक है, अगर अभी दोनों कॉइल रेस्ट में है और इसका की जो है वो ओपन है, यानी यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा और इसका भी डिफ्लेक्शन मैंने देखा जीरो बना हुआ है, इसका डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो बना हुआ है। मैंने क्या किया, की को ऑन किया। क्या किया मैंने, की को ऑन किया। जैसे ही मैंने की को ऑन किया, जैसे ही मैंने की को ऑन किया तो मैंने देखा इसमें एकदम से डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ। इस चीज को छोड़ो, मैंने बोला करंट फ्लो हो रही है। सपोज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करके मैंने इसके करंट में चेंजेस किए। सपोज मैंने बोला इससे 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 फ्लो होने वाली करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे करंट इससे फ्लो हो रही है। मैंने बोला अगर इससे फ्लो होने वाली जो करंट है आई, वो इंक्रीज की, आई इंक्रीज की। समझ में आया? तो मैंने बोला जब इससे फ्लो होने वाली करंट इंक्रीज हो रही है तो मैंने देखा इसमें डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ। मैंने बोला इसमें डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में जनरेट हो गया। अगर मैंने इसमें करंट कांस्टेंट कर दिया तो मैंने देखा इसका डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, और अगर इसका करंट में डिक्रीज करने लगा तो मैंने देखा इस वाली कॉइल में वापस से डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, बट डिफ्लेक्शन पहले जिस डायरेक्शन में था अब डिफ्लेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ, अब डिफ्लेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ। तो ये दो एक्सपेरिमेंट देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, ये दो एक्सपेरिमेंट देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये साहब हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। फेराडे ने भी दिमाग लगाया, फेराडे ने बोला, क्या बोला उसने, क्या होगा एक मैग्नेट और एक करंट कैरिंग कॉइल, दोनों कंडीशन में ये कॉइल जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है वो तो सेम है, डिफरेंस क्या है, एक बार मैंने बार मैग्नेट लिया है और दूसरी बार मैंने करंट कैरिंग कॉइल ली है। तो एक बात बताओ, बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल में क्या समानांतर है, समानता है, क्या सिमिलैरिटी है? दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करती हैं। तो पक्की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लोचा होने वाला है भाई, कुछ ना कुछ। क्या समझ में आया मुझे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ ना कुछ लोचा होने वाला है। आगे बात समझ में? ठीक है, अभी क्या सीन, अभी क्या सीन,
तो मैंने दिमाग लगाया, फेराडे ने बताया, क्या बताया कि जब भी, फेराडे लो समझते हैं फिर वापस इधर आएंगे, उसने बोला जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, क्या बोला उसने, जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होती है। समझ में आया? फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है, फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। देखिए कैसे, क्या बोला इसने, इसने बोला whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes, an EMF is induced in the circuit. The induced EMF lasts as long as the change in the magnetic flux continues. जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ कब तक बना रहता है, इंड्यूस की बात कर रहा हूं, जब तक कि फ्लक्स में चेंजेस बने रहते हैं। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। ये फेराडे बाबा का फर्स्ट कानून है, पहला कानून है। कैसे हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, वापस पिछली स्लाइड पे आते हैं। देखिए हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि, ध्यान दीजिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से जारी होंगी, इस टाइप से इस टाइप से नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। आई बात समझ में? पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, पोल से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स का लाइंस का डेंसिटी कम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी का बात कर रहा हूं मैं, सपोज यूनिट एरिया में प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, समझ में आया? अभी क्या सीन है, अभी क्या सीन है, अभी आप सोचो, अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, अभी ये और पास आई, अभी अगर ये कांस्टेंट बनी हुई, अगर ये यहां पे रेस्ट में रखी है, तो सपोज इससे ये 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इससे ये 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास जा रही है, तो इससे फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट है, अगर मैग्नेट रेस्ट में है तो जितना फ्लक्स जा रहा है उतना ही जा रहा है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, और जो करंट है, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है, वो जीरो बना हुआ है। आई बात समझ में? जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको पास लाया, तो इस कॉइल से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इंक्रीज होंगी। जब इस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अगर मैंने रोक दिया तो वापस से कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई तो ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो गया, वापस पीछे लेके जाने लगा, वापस पीछे लेके जाने लगा, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, कम हो रही है, देखो 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 देखो, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, वापस से ईएमएफ जनरेट हुआ। आगे ला रहा हूं तो इस कॉइल से फ्लक्स बढ़ रहा है, पीछे लेके जा रहा हूं तो इस कॉइल से फ्लक्स कम हो रहा है। अब बढ़े या कम हो, अल्टीमेटली फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं। जब अल्टीमेटली फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यही तो बोला फेराडे ने। फेराडे ने क्या बोला? यही तो बोला कि जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में चेंजेस हो, चाहे बड़े चाहे कम हो, उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो इंड्यूस ईएमएफ कब तक बना रहता है? जब तक कि फ्लक्स में चेंजेस बने रहते हैं। समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट? समझ में आया कि फेराडे लो क्या बोला? समझ में आया? ठीक है, आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। यहां पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था, यहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहां पे क्या हुआ देखिए, मैं बोल रहा हूं करंट सपोज इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। तो देखो इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट की, वो ऐसे गई, ठीक है, इस टाइप से उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाली कॉइल से पास हो रही हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सपोज एक्स डिस्टेंस पर बी, वो कितना होता है? वो होता है
बी कल ही पढ़ा था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यही होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अगर यहां से मैंने आई इंक्रीज किया तो ये बी इंक्रीज होगा, बी इंक्रीज होगा तो इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा, पक्की बात है। फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया, यानी इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, करंट इंड्यूस हो गई। अगर आई कांस्टेंट हो गया तो बी कांस्टेंट हो गया, बी कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स में चेंजेस नहीं हो रहे तो ईएमएफ जीरो हो गया, तो डिफ्लेक्शन वापस से जीरो हो गया। अब अगर इससे करंट कम करूंगा तो बी कम होगा, बी कम होगा तो उससे फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो वापस ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो क्यों होगा वो समझाया लेंस बाबा ने, लेंजेस लॉ में। आई बात समझ में? तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट और उसका कानून। जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होती है, और वो कब तक बनी रहती है, जब तक फ्लक्स में चेंजेस बने रहते हैं। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस जो था वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया? तो ये था आपका लेखा जोखा। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ समझ लेते हैं। सेकंड लॉ बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of flux linked with the circuit. Rate of change of flux linked with the circuit. आगे बात समझ में? ठीक है, यानी इसने बोला कि सपोज एक कॉइल है, उस पे फ्लक्स एट टाइट T1 ∅1 था एंड एट टाइम T2 कितना था? ∅2 था। तो उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा ∅2 माइनस ∅1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी इंड्यूस ईएमएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ∅2 माइनस ∅1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट लगाते हैं, K और K का वैल्यू 1 होता है, तो जो E हो गया वो होगा ∅2 माइनस ∅1 अपॉन T2 माइनस T1। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो जो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ d∅dt। मैग्नीट्यूड तो d∅dt रहने वाला है, नेगेटिव कहां से आया? नेगेटिव लाया लेंस, नेगेटिव लेके आया लेंस। तो लेंस ने क्या बोला? लेंस ने क्या बोला? लेंस ने बोला, वो आगे समझते हैं। तो फैराडे के दो कानून, पहला कानून क्या? जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, ईएमएफ इंड्यूस होता है, कब तक बना रहता है? जब तक फ्लक्स में चेंजेस बने रहे, पहला कानून। दूसरा कानून क्या बोला उसने कि जो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आया इज इक्वल टू माइनस d∅dt। माइनस जो था वो हमारा बेचारा लेंस लेके आया था। दोनों का इसमें योगदान है। ठीक है, ठीक है, आगे समझते हैं। अब समझाया लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बोलता है? लेंस लॉ कहता है it states that the direction of induced EMF, direction of induced EMF in a circuit is always such to oppose the change in magnetic flux responsible for it. याद करने के लिए क्या याद करना है? लेंसेज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है कि वो जो फ्लक्स में चेंजेस होने का रेस्पॉन्सिबल है उसको क्या करे? वो अपोज करे। क्या करे? अपोज करे। यार ये क्या कह दिया इसने? ये तो रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, अच्छी बात है। एक लाइन याद करो जो ज्यादा अच्छे से आपकी डायरेक्शंस निकालने के काम में आने वाली है। ये एक लाइन याद कर लो, ये एक लाइन याद कर लो। लेंस का जो कानून है वो नॉर्मल शरारती बच्चे वाला कानून है, जो क्या कहता है उसको कुछ भी काम बोलो वो हमेशा उसका उल्टा करेगा। पक्की बात है? तो लेंस लॉ को शॉर्ट में क्या बोलना है? जो हो रहा है वो ना हो, जो हो रहा है वो ना हो। यह है लेंस का कानून।
यानी जो भी हो रहा है हमेशा उसका उल्टा करना है। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा हो रहा ऐसा होता है जो उसके जनरेट करने के रीजन को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। आई बात समझ में? उसके जनरेट करने के रीजन को हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। आई बात समझ में? आगे समझे, देखिए चलिए। सेकंड क्या बोलता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड है। अभी मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कैसे बेस्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक्स फालतू टाइम नेगेटिव एक्सप्रेशन, हाँ। तो यहां से जो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी आता है, जो हमारा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाय डी टी में ये जो नेगेटिव साइन आया है ये आता है, कम्स फ्रॉम लेंजेस लॉ। ये लेंजेस लॉ से आता है। आगे बात समझ में? अब यही लेंजेस लॉ से हम लोग समझते हैं, लेंजेस लॉ से हम लोग समझते हैं इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लो। एक लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि करंट कैरिंग कॉइल है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है ना। कंपेयर किया था उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से। वहां बताया था मैंने कि करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, यानी वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। यानी उसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। आगे बात समझ में? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे सुनिएगा ध्यान से, ये कॉइल्स हैं, ठीक है। अगर इस कॉइल में इस टाइप से, ये कौन सी करंट है, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है भाई? पक्का ना? घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, तुम्हारी घड़ी उल्टी तो नहीं घूम रही है? तो ये करंट है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये करंट है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर, साउथ पोल में अंदर जाता है। तो ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये मैग्नेट का साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। आगे बात समझ में? अगर अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल के आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। तो ये वाला जो फेस है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कहां से आता है देखने पे, साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल से। तो ये वाला जो फेस है वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल। और ये कैसे बिहेव करने वाला है, नॉर्थ पोल, ठीक है भाई। एक साउथ पोल हो जाएगा और एक नॉर्थ पोल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई शंका? चलिए अब इंड्यूस करंट फाइंड करने की के तरीके समझ लेते हैं। दो मेथड है, एक है मैग्नेट मेथड और एक है फ्लक्स मेथड। नाम मैंने दिए हैं कि ऐसा इनका कोई लेंस वेंस नहीं बोला था कि भाई ऐसा नाम दो, हम लोग याद करेंगे, समझ में आना चाहिए बेसिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ठीक है, समझिएगा। देखिए मैग्नेट मेथड क्या कहता है, आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, जो हो रहा है वो ना हो, लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग जो हो रहा है वो ना हो, सीधी बात, ठीक है। चलिए आपके पास ये कॉइल है, ये एक कॉइल है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। और ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ये आपका एक नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये सिस्टम है आपका, ठीक है। दो अलग अलग काम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर, सुनिएगा ध्यान से, ये नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर मूव कर रहा है, ये कॉइल है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, कॉइल क्या चाहेगी, नॉर्थ, जो हो रहा है वो ना हो। नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल पास ना आए, उसे रोकेगी भाई, पास मता मता पास, अरे मता भाई। तो क्या करेगी वो, उसे रोकना चाहेगी, उसे रोकना चाहेगी। तो भाई साहब
वो सेम साइड के फेस को क्या बना लेगी, नॉर्थ पोल बना लेगी ना साहब। क्या बना लेगी, नॉर्थ पोल बना लेगी। नॉर्थ पोल बनाने के लिए उसे करंट कैसे फ्लो करनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। यानी अगर नॉर्थ पोल पास आएगा तो उधर से देखने पर मुझे जो करंट दिखेगी वो कैसे दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात समझ में। अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ये कितना कीड़ा है इस कॉइल को, पास आ रहा है तो पास मत आ, दूर जा रहा है तो दूर भी मत जा। आज क्या है, अरे वैलेंटाइंस डे है क्या आज, नहीं नहीं नहीं, ये टिपिकल वाला बिहेवियर है भाई, ना पास आना है ना दूर जाना है, ठीक है। फ्रेंड जोन करके रखना है भाई बस। देखो ध्यान से, अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, कॉइल चाहेगी कि दूर ना जाए, रोकेगी इसे। रोकने के लिए वो इधर वाले फेस को क्या बना लेगी, साउथ पोल। साउथ पोल बनाने के लिए उसे करंट कैसे फ्लो करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। क्या समझ में आया क्या, तो नॉर्थ पोल दूर गया तो उसने सेम साइड के फेस को क्या बना लिया, साउथ पोल। क्या ये चीज समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। तो ये था आपका मैग्नेट मेथड, ये क्या था आपका मैग्नेट मेथड, समझ में आया क्या। आगे समझते हैं, अगला है फ्लक्स मेथड, अगला है फ्लक्स मेथड, ठीक है। अगला क्या है, फ्लक्स मेथड। ध्यान दीजिए, देखिए ये आपकी कॉइल है, ये आपकी कॉइल है, और ये आपका मैग्नेट है। अरे क्या हो गया भाई, हाँ ये आपका मैग्नेट हो गया, हाँ ऐसे ऐसे बनाया मैंने। ये कॉइल है, हाँ ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, इसके ऐसे पास जा रहा है ये सपोज, ठीक है। ठीक है, देखिए दो काम करने पड़ेंगे ना भाई, इधर भी डाल देते हैं इसे, कौन मेहनत करेगा इतनी, ठीक है। अब ये मैग्नेट का देखो वालों को, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। सपोज ये इसके एक्सिस के अलोंग इसके पास आ रहा है, क्या हो रहा है, ये इसके एक्सिस के अलोंग इसके पास आ रहा है, समझ में आ रहा है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, समझना इस चीज को, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो इससे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ पोल ऐसे दिखाया है मैंने, ऐसे ये एक्सिस के अलोंग ये ऐसे पास आ रहा है, ये ऐसे पास आ रहा है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, तो इस वाले से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ट्स होंगी, परपेंडिकुलर इनवर्ट्स होंगी। जैसे जैसे नॉर्थ पोल पास आएगा तो परपेंडिकुलर इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, होंगी क्या, होंगी क्या, तो परपेंडिकुलर इनवर्ट्स मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। कॉइल क्या चाहेगी, परपेंडिकुलर इनवर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना हो, तो वो आउटवर्ड जनरेट करेगी। अरे हाँ या ना बोल, इनवर्ट ज्यादा ना हो उसको काटने के लिए वो क्या करेगी, आउटवर्ड जनरेट करेगी। अगर उसे आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट करना है तो भैया करंट को कैसे फ्लो करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा, है पक्का। देखो यही तो था, नॉर्थ पोल पास आया था तो करंट को कैसे फ्लो करना पड़ा था, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे भी तो वही हो रहा है। तो करंट ने क्या किया, करंट को कैसे फ्लो होना पड़ा, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ गया। अरे मेथड अलग अलग है, आंसर थोड़ा अलग अलग आएगा। तो जब नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो इससे इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कॉइल चाहेगी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना हो, तो वो आउटवर्ड जनरेट करेगी उसे काटने के लिए। तो भैया आउटवर्ड जनरेट करने के लिए कैसे करंट फ्लो करना पड़ेगा उसे, एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट क्या, गॉट इट क्या। अब अगर इसी केस को दोबारा देख लेते हैं, अब अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, अभी भी इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इनवर्ट ही तो होगा। अरे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है ना, तो इससे ऐसे अंदर की तरफ जा रही होंगी ना, अंदर की तरफ। तो जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा, कॉइल से इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, क्योंकि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होता है, दूर जाते जाते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जो होता है वो कम होता जाता है। तो जैसे जैसे मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो इस कॉइल से
पास होने वाला इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। कॉइल क्या चाहेगी भाई, कुछ नहीं चाहेगी कॉइल, जो तू कर रहा है वो मत कर भाई, बस दैट्स इट। समझ में आया क्या? तो इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम ना हो तो इनवर्ट जनरेट करेगी, इनवर्ट जनरेट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कॉइल को करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा। तो भैया यहां पे करंट इस टाइप से क्लॉकवाइज फ्लो होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ आई ये बात अच्छे से? चलिए चलिए आगे देखते हैं। आगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आगे समझते हैं हम लोग मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देखिए आपके पास सपोज ये एक एक मेटल का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सॉरी फ्रेम है, ठीक है, ये मेटल का एक फ्रेम है, ठीक है, इस टाइप से रखा हुआ है ना, और इसके ऊपर ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहां पर ये ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक हाँ, ये एक बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। देखो कितना काम आसान हो गया है सब करने से ना बोर्ड पे तो बनाते रहते थे, बैठ के घिसते रहते थे, ठीक है। ये एक रॉड है जिसका लेंथ जो है, सपोज इसका लेंथ मैंने बोल दिया, इसका जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, अब क्या होगा, ये रॉड जो है वो v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, ये रॉड जो है वो v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे रॉड आगे आएगी वैसे वैसे क्लोज्ड एरिया कम होगा, क्लोज एरिया कम होगा तो फ्लक्स कितना होता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए कम हुआ, ए कम हुआ तो फाई कम होगा। तो यानी इस क्लोज लूप से, इस कॉइल से इनवर्ड फ्लक्स कम होगा, इनवर्ड फ्लक्स कम होगा तो कॉइल चाहेगी ना हो, करंट जनरेट कर देगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आगे बात समझ में, इंड्यूस हो जाएगा। अभी मैंने बोला सपोज ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो फ्लक्स फ्लक्स थ्रू द कॉइल एट जनरल टाइम, तो जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। यहां से जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एरिया कितना होगा, एल लेंथ एस से एक्स एस से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एक्स, और कॉस ऑफ 180 बोल दिया मैंने, कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 180, बी वेक्टर अंदर बोल दिया और एल वेक्टर सॉरी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो कॉस ऑफ 180। तो जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा बी एल एक्स विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, बाय फैराडेज और लेंज़ेस लॉ, जो ई होगा वो कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, कितना ईएमएफ जनरेट होगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाय डी टी ऑफ फाई का वैल्यू कितना हो गया, बी एल एक्स विथ नेगेटिव साइन, पक्की बात है, ठीक है। नेगेटिव आ गया बाहर, तो इंड्यूस ईएमएफ जो हो जाएगा बी कांस्टेंट एल कांस्टेंट, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, एक्स में चेंज होने की रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। तो यानी जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा बी वी एल, क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू बी वी एल। आगे बात समझ में, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा, बी वी एल। किसी प्रकार की कोई शंका? चलिए अब इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, चाय पे चर्चा नहीं, रॉड पे चर्चा।
तो रॉड पे चर्चा कर लेते हैं कि करंट कैसे फ्लो होगा। दो तरीके से समझ लेते हैं, पहले तो दो तरीके से समझ लेते हैं। रॉड आगे आई, रॉड आगे आई, रॉड आगे आई। जब रॉड आगे आई तो ये क्लोज्ड एरिया कम हुआ, तो इनवर्ड फ्लक्स कम हुआ, इनवर्ड फ्लक्स कम हुआ। क्या चाहेगी कॉइल? अरे ना हो भाई, इनवर्ड फ्लक्स कम ना हो। इनवर्ड फ्लक्स कम ना हो तो वो इनवर्ट जनरेट करना चाहेगी। इनवर्ट जनरेट करना चाहेगी तो करंट को कैसे फ्लो करेगी? अरे क्लॉकवाइज फ्लो करेगी ना। यानी इस रॉड में जो करंट आवेगा वो करंट आई ऊपर से नीचे ऐसे आएगा। आगे बात समझ में? करंट ऐसे फ्लो होगा तभी तो इनवर्ट फ्लक्स ज्यादा होगा। तो एक तरीका तो हो गया ये, एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका, ये जो रॉड है ये एक सेल की तरह बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करेगी? एक सेल की तरह। ये कैसे? ध्यान समझिएगा। इस रॉड पे बहुत सारे चार्जेस होंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा। इस रॉड पे बहुत सारे चार्जेस होंगे। रॉड मूव करेगी तो वो चार्जेस भी मूव करेंगे, और अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स कितना होता है? Q V क्रॉस B। पक्की बात है। तो इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनका वेलोसिटी किधर होगा रे बाबा? ऐसे। B किधर है रे बाबा? अंदर। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर आ गया रे बाबा? नीचे। वेलोसिटी ऐसे, B अंदर, V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर आ गया? यानी रॉड पे जितने भी चार्जेस हैं उनके लिए V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर आया? नीचे। पॉजिटिव पे जो फोर्स लगता है वो V क्रॉस B के अलोंग लगता है, और नेगेटिव पे जो फोर्स लगता है वो V क्रॉस B के अपोजिट लगता है। तो पक्की बात है। कौन सी बात है? पक्की बात है। नीचे पॉजिटिव कलेक्ट होगा और ऊपर नेगेटिव कलेक्ट होगा, और जो करंट है ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगी नहीं करेगी? सेल की तरह बिहेव होगा, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में एंटर हुई। समझ में आ गया? यानी ये जो रॉड है, रॉड बिहेव्स एज अ सेल, और वो जो सेल होगा उसके ऊपर हो जाएगा नेगेटिव, नीचे हो जाएगा पॉजिटिव, और ईएमएफ जो हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा? बी वी एल। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। हेयर 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 बी वेक्टर, v vector, l vector, all are mutually परपेंडिकुलर। इस केस में क्या है? सारे के सारे जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। चलिए, ठीक है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी में गिवन है ये सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा इस इंपॉर्टेंट सवाल को क्या कह रहा है। देखो बेटा, आपके पास एक ये रॉड है, आपके पास एक ये रॉड है, ठीक है। इस रॉड का जो लेंथ है सपोज L है, ठीक है, ठीक है। ये रॉड इस एक्सिस पे टक है और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो एक्सिस है जो रॉड के परपेंडिकुलर है बट एक एंड से पास हो रहा है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है। भाई तू कहाँ जा रहा है? गलत गलत जगह चले, गलत चीज चली गई, ठीक है। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, बना ही देते हैं। तो आपको बोला है इस रॉड के दोनों सिरों पर, क्या बोला है आपको? इस रॉड के दोनों सिरों पर कितना ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा? क्या बोला? क्या बोला? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पक्का, बहुत बढ़िया।
प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हर छोटे एलिमेंट का वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो है, बट हर पॉइंट का जो स्पीड है वो अलग अलग होगा। सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, सॉरी रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो जो लीनियर स्पीड होती है बेटा, लीनियर स्पीड होती है वो होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाएंगे आर बढ़ता जाएगा, तो उसका लीनियर स्पीड बढ़ता जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में? तो इसके लिए मैंने क्या किया बाबा, इसके लिए मैंने यहां पर क्या करूं, मैं कौन सा कलर लूं, ये वाला कलर चूज करना बड़ा मुश्किल होता है यार। मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये दिख रहा है, ये लेंथ एलिमेंट है, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, और इस लेंथ एलिमेंट का ये जो है एलिमेंट है, इसका लेंथ कितना है dx, और वो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, एक एंड से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। इस लेंथ एलिमेंट का जो वेलोसिटी होगा वो इधर की तरफ होगा v, और वैल्यू कितना होगा उसका, x ओमेगा, कितना होगा, x ओमेगा। तो इस छोटे से एलिमेंट के दोनों सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो समझ लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो d इज इक्वल टू कितना होगा, b v l, और l कितना है, उस लेंथ एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx, तो कितना हो जाएगा b v dx। तो यहां से जो ये हो जाएगा b, v कितना होगा x ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा dx। अगर मुझे को पूरी रॉड पे चाहिए तो इंटीग्रेट कर दूं क्या भाई, इंटीग्रेट किया, ये हो जाएगा e, b कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। लिमिट्स कैसे लगेंगी, अरे पहला एलिमेंट कहां ले सकता हूं, यहां पर तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, लास्ट एलिमेंट कहां ले सकता हूं, यहां पर तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा l, तो x की लिमिट लग गई 0 टू l, तो यहां से जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा b ओमेगा x की पावर 1 इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी x की पावर 2 अपॉन 2, यानी x स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 एंड द लिमिट्स आर 0 टू l। आगे बात समझ में? तो यहां से ईएमएफ हो जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। कितना ईएमएफ जनरेट होगा, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। कैसे, समझ में आ गया? पोलैरिटी कैसे होगी, जितना भी चार्ज उसका वेलोसिटी ऊपर, b अंदर, तो v क्रॉस b किधर आया, अंदर की तरफ, यानी पॉजिटिव फोर्स किधर लगा, अंदर, नेगेटिव फोर्स किधर लगा, बाहर, यानी इस टाइप से ये एक सेल की तरह बिहेव करेगी। आगे बात समझ में आया? वेलोसिटी ऐसे b अंदर, v क्रॉस b इधर आया, पॉजिटिव अंदर आएगा, नेगेटिव बाहर जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी से। चलिए समझ में आ गया ये? तो ये होगा E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। अगले टॉपिक पे चलते हैं फटाफट। अगला टॉपिक, लेंज़ेस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए लास्ट टू लास्ट ईयर तक इसका पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल प्रूफ आपको दिया हुआ था एनसीईआरटी में, बट इस बार नहीं है, बस ओरली समझा रखा है, बट फिर भी अपन वो वाला पूरा का पूरा प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ, समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, चलिए डायग्राम मैंने पुराना वाला कॉपी कर लिया, 2 स्लाइड पीछे वाला वही डायग्राम है, एग्जैक्टली उसी की बात कर रहा हूं मैं। देखो क्या सीन है, इनिशियल पे बात कर लेते हैं यार। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे बेस्ड है,
पहली चीज। एक बात बताओ यार, ऐसा क्या हुआ कि अपने आप ही करंट जनरेट हो रहा है, अपने आप ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, यानी वर्क डन हो रहा है। तो यार इस अगर ऐसे जादू से वर्क डन हो रहा है, जादू से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, तो दुनिया में जो इतना ज्यादा एनर्जी क्राइसिस है वही खत्म हो जाएगा। ये लाइट वाइट जो जल रही है, बिल ही नहीं आएगा भाई, फ्री में चलेगा सब। और फालतू जो दो देश लड़ रहे हैं वो नहीं लड़ेंगे, एनर्जी क्राइसिस खत्म। अगर अपने आप ही एनर्जी जनरेट हो रही है तो मतलब, बट ऐसा नहीं है, करंट अपने आप जनरेट नहीं हो रहा। क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल, ये एक कॉइल थी, ये नॉर्थ पोल को पास लाया, मैं पास लाया तो भैया वहां पे करंट जनरेट हुआ, यानी वर्क डन हुआ होगा कुछ ना कुछ। अरे यहां पे नॉर्थ पोल बना था, अगर मैं पास ला रहा हूं तो वो नॉर्थ पोल इस वाले नॉर्थ पोल को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, बट फिर भी मैं आगे लेके जा रहा हूं ना, तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहा होगा ना। ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा है, उसी वजह से करंट जनरेट हो रहा है। सपोज लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्थ पास गया तो नॉर्थ बना, है ना। अगर सपोज मैं आगे लेके जा रहा हूं, साउथ पोल बन गया, तो अपने आप ही वो इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा, आगे जाने लग जाएगा, करंट जनरेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं है। समझ पा रहे हो उस चीज को। नॉर्थ पोल कॉइल के पास आया, सपोज लेंसेज लोगों में जानते ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम हो ही नहीं रहा, तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल के पास आने पे अगर सपोज साउथ पोल बन जाता, तो वो इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता तो ये अपने आप पास आता, अपने आप पास आता तो मोशन अपने आप हो रहा होता, मोशन अपने आप हो रहा होता तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा होता, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। आगे बात समझ में, बिना कुछ किए करंट मिल गया, और क्या चाहिए, पैसा क्यों देना है स्लाइड का। समझ में आ गया। बट ऐसा नहीं हो रहा, ये नॉर्थ पोल है, इसको पास लाया तो भी नॉर्थ पोल बना, तो मुझे अगर मुझे मोशन बना के रखना है तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये नॉर्थ पोल आगे जाएगा। जब ये नॉर्थ पोल आगे जाएगा तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा मोशन बनाए रखने के लिए, तो करंट जनरेट हो रहा होगा, अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, वर्क डन वगैरह हो रहा होगा। तो जो मैंने एक्सटर्नल वर्क डन किया है ना भाई, उसी से वहां पर एनर्जी जनरेट हो रही है, तो एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए। लेंसेज लॉ के अपोजिट काम होता तो एनर्जी तो कंजर्व हो ही नहीं रही होती, अपने आप एनर्जी जनरेट हो रही होती बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी दिए हुए। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये? क्या ये इस दिमाग में घुसा? नहीं घुसा तो प्रूफ कर देंगे, आगे बात समझ में। देखिए प्रूफ कर देते हैं यहां पे, ठीक है, समझते हैं। देखो मैंने बोला रॉड आगे आई, वी वेलोसिटी से ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ कितना होगा हमको पता है, ईएमएफ जनरेट हुआ कितना, बीवीएल, कितना जनरेट हुआ, बीवीएल। मैंने बोला सारा का सारा जो फ्रेम है वो रेजिस्टेंस लेस है, सिर्फ रॉड का रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर। मैंने बोला लेट रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज इक्वल टू आर, तो जो करंट फ्लो होगी, करंट आई वो कितनी होगी, ई बाय आर, तो जो आई हो गया वो कितना होगा, बी वी एल अपॉन आर। कितनी करंट फ्लो रही होगी, आई इज इक्वल टू बी वी एल अपॉन आर। इस करंट की वजह से जो पावर जनरेट हो रही होगी कितनी होगी, आई स्क्वायर आर। अरे अगर आई करंट आर रेजिस्टेंस से फ्लो हो तो पावर कितना होता है, अरे पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आई स्क्वायर आर, यानी जनरेटेड पावर P इज इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर, यानी P जनरेटेड मैंने से बोल दिया वो हो जाएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, एक आर से आर कट गया, तो जनरेटेड पावर जो आ गई वो आ गई बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। समझ में आ गया, जनरेटेड पावर कितनी आ गई, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अगर ये जनरेटेड पावर मेरे द्वारा दी गई एक्सटर्नल पावर के बराबर है तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव हो रहा है। एक्सटर्नल पावर कैसे दे रहा हूं वो समझिए, एक्सटर्नल पावर दे कैसे रहा हूं पहले वो समझते हैं, ध्यान से देखो। यार एक बात बताओ, रॉड में आई करंट फ्लो हो रही है, रॉड आगे मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में, यानी किसी करंट कैरिंग का कोई करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है क्या, अरे मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है, कितना लगता है, F इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
तो इस रॉड का एल वेक्टर कैसे है, नीचे नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, पीछे की तरफ, देखो एल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में नीचे, बी वेक्टर अंदर, तो एल क्रॉस भी किधर आया, पीछे, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, पीछे। यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो क्या करेगा, इस रॉड को रिटार्ड करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने नहीं देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरकम करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसके बराबर, ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, रॉड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा दे, जिसका वैल्यू कितना हो, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। ये एक्सटर्नल फोर्स अगर v वेलोसिटी से किसी रॉड को मूव कर रहा है तो कितना पावर दे रहा होगा, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। तो अगर वो एक्सटर्नल पावर इस जनरेटेड पावर के बराबर आ गई, यानी मैं जो बाहर से वर्क डन कर रहा हूं उसी की वजह से करंट जनरेट हो रही है, प्रूव हो जाएगा, लेंस लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। तो यानी देखिए, देखिएगा भाई, अरे समझ में आ रहा है, फिजिक्स बहुत इजी है यार, नहीं है इजी। मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, तो एफ कितना था, आई एल क्रॉस बी, एंगल 90, तो बी आई एल, तो यानी एफ मैग्नेटिक, ये हो जाएगा बी, आई कितना था, बी वी एल अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय एल, यानी मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अगर मुझे रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेफ्ट साइड मूव करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका वैल्यू किसके बराबर हो, इसी के बराबर हो, यानी एक्सटर्नल फोर्स ऑन रॉड, तो यानी एफ एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो एफ मैग्नेटिक के बराबर हो जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एक्सटर्नल पावर डिलीवर्ड कितनी होगी, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, यानी एक्सटर्नल पावर डिलीवर्ड, तो ये हो जाएगा P एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू वी। तो यहां से जो एक्सटर्नल पावर डिलीवर्ड है, एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर मल्टीप्लाइड बाय वी, पक्की बात है। तो यहां से क्या देखा मैंने, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। क्या ये और एक्सटर्नल पावर डिलीवर्ड और जनरेटेड पावर दोनों बराबर आ रही हैं क्या, यानी मुझे क्या समझ में आ गया यहां पर, हेयर हेयर P generated is equal to P external, which proves the energy conservation। समझ में आ गया क्या भैया, which proves the energy conservation। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं फटाफट, समझ में आ गया भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे है म्यूचुअल इंडक्टेंस, आगे क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, समझ गया यार, क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल पे जनरेट हो रहा है, यानी एक कॉइल में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ और इंड्यूस जनरेट हो रहा है एक दूसरे की वजह से, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, देखिए क्या सीन है, वापस से डायग्राम बना लेते हैं। ये एक कॉइल है ना, इस कॉइल को काला कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अरे भाई क्या हो रहा है ये, क्या हो गया ये, कुछ तो कबाड़ा किया है मैंने, थोड़ा नीचे कर देते हैं भाई इसे, है ना,
क्या पागलपना हो रहा है भाई ये? है? दोबारा बना दूं क्या? क्यों बनाना है दोबारा? वहाँ कबाड़ा तो तगड़ा हो रहा, कुछ ही बोलो तुम। हट साला, दोबारा वहां आता हूँ मैं। हट जा। हाँ देखो। देखो। हम्म, हंस मत बैठा बेटा तू। ये एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। यार तुम हंसते हो यार, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम ये क्या हो रहा है भाई ये? हो क्या रहा है ये? भाई कुछ तो कबाड़ा हुआ है भाई, कुछ तो कबाड़ा हो रहा है। छोड़। ना ऐसे ही कर देंगे ना हम, ठीक है। हाँ। हम्म। ज्यादा शॉर्ट कर रहा था मैं ना, इतना शॉर्ट करना नहीं चाहिए, सही करा बेटा तू। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये दो कॉइल हैं, पास पास रखी हुई हैं, ठीक है। इसको मैंने बोला कॉइल वन, इसको मैंने बोला कॉइल टू। कॉइल वन में नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन वन। कॉइल वन में नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन वन, ठीक है। कॉइल टू में करंट फ्लो हो रही है, सपोज करंट फ्लो हो रही है आई टू, करंट फ्लो हो रही है आई टू, ठीक है। अभी क्या सीन, अभी सीन ये है भाई कि सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इसमें, इस टाइप से। हाँ, इस टाइप से उस कॉइल से करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड इससे जा रहा है, तो इससे फ्लक्स पास हो रहा है। अगर इस आई टू में चेंज हुआ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इससे पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा। इससे पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा तो इससे बेसिकली क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो अगर दो कॉइल्स पास में रखी हुई हैं और एक ही करंट में चेंज हो रहा है, तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अगर वो मैग्नेटिकली लिंक्ड है, यानी एक का फ्लक्स दूसरे में पास हो रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू वैरिंग द करंट इन नेबरिंग कॉइल। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया, ठीक है। यानी फ्लक्स, फ्लक्स फ्रॉम कॉइल वन, कॉइल वन से कितना फ्लक्स पास होगा, कॉइल वन से कितना फ्लक्स पास होगा वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन वन। मैंने बोला उससे फ्लक्स पास हो एन वन फाइव वन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, आई टू से। आई टू ज्यादा तो एन वन फाइव वन ज्यादा, आई टू कम तो एन वन फाइव वन कम। समझ में आया? जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो एन वन फाइव वन एक कोएफिशिएंट लगा m इंटू आई टू, ठीक है। इस m को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और हेनरी इसकी एसआई यूनिट होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्केलर क्वांटिटी, उसकी जो एसआई यूनिट होगी कितनी होगी, हेनरी। आगे बात समझ में? तो ये होगा फर्स्ट कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स किस तरह से डिपेंड कर रहा है सेकंड कॉइल से, एम आई टू, एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल। तो देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल वन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल वन, ठीक है। तो ई वन जो होगा माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एन वन फाइव वन, होगा नहीं होगा?
अरे फ्लक्स कितना है, फर्स्ट कॉइल से कितना फ्लक्स जा रहा है, N1 ∅1, नंबर ऑफ टर्न्स N है, ठीक है। तो ये हो जाएगा N1 ∅1 का वैल्यू किसके बराबर है, Mi2, किसके बराबर है, Mi2, यानी यहां से जो E1 हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ Mi2, M कांस्टेंट है, तो E1 हो जाएगा माइनस ऑफ M di2 बाय dt, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये अच्छे से समझ में आया। तो जो E1 हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ M di2 बाय dt, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ, सेकंड कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है भाई, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, ठीक है। ध्यान समझिएगा, देखो बेटा, ऐसा करते हैं, ठीक है। ये एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है, और ये कोएक्सियल दूसरे सोलेनॉइड है, दो सोलेनॉइड्स हैं और दोनों का जो एक्सिस है वो सेम है, समझ में आया क्या, कोएक्सियल है। जो बाहर वाली सोलेनॉइड है, बाहर वाली सोलेनॉइड है उसको मैंने बोला, ध्यान समझिएगा, हाँ, इस बाहर वाली को, आउटर के लिए मैं बात करूं, आउटर आउटर सोलेनॉइड, ठीक है। ये जो लेंथ है ये टोटल L दी हुई है, ठीक है, ये जो लेंथ है टोटल L दी हुई है, और आउटर सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है, आउटर सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I2, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, ठीक है। I1 लिया क्या बाहर को, अरे I2 ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। बाहर वाली सोलेनॉइड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। अब देखो, ध्यान समझना, देखो आउटर सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो बोला मेरे को N2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आउटर में, N2, ठीक है, ठीक है। ध्यान समझना, इन यूनिट लेंथ, इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N2, वो हो जाएगा कैपिटल N2 अपॉन L, कितना हो जाएगा, कैपिटल N2 अपॉन L, ठीक है। उसमें जो करंट है वो करंट है वो है I2, कितनी करंट है उसके अंदर, I2, आगे बात समझ में, ठीक है। और उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है वो मैंने बोल दिया, उसका रेडियस मैंने बोल दिया R2, आगे बात समझ में, उसका रेडियस कितना बोल दिया मैंने, R2। ये चीज याद रहेगी, ये मैंने लिख के रख दिया, ठीक है। ठीक है, हाँ, अच्छा ये आ गया क्या उठ के, भाई तू मतलब कॉपी करना है मेरे को तुझे, ये वाइट है ना, इसको मैं पिंक कर देता हूँ, और इसको मैं कॉपी कर, हाँ कॉपी कर देता हूँ, एक नहीं कॉपी नहीं करता ना, इसको मैं एक वो कर देता हूँ, ये लो, हाँ। अब देखो, जो अपना इनर रेडियस है, ये आउटर की बात नहीं कर रहा मैं, अब किसकी बात कर रहा हूँ, इनर की, ठीक है। ये 1 कर दूंगा, ये 1 कर दूंगा, ये 1 कर दूंगा, इसे हटा दूंगा, ठीक है, इसे 1 कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं इनर रेडियस का बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनर सोलेनॉइड की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनर सोलेनॉइड की। तो इनर सोलेनॉइड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो मैंने बोल दिया N1, कितने हैं, N1। यूनिट लेंथ में स्मॉल N1 वो है कैपिटल N1 अपॉन L, और जो इनर रेडियस है वो है R1, कितनी इनर रेडियस, R1, समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैं इधर डाल देता हूँ, समझ में आ गया सारा मामला। चलिए अब देखिए, बाहर वाली से करंट जा रहा है, बाहर वाली से करंट जा रहा है, जब बाहर वाली से करंट जा रहा है
तो उसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2। करंट किस में है, बाहर वाली में, उसको 2 बुलाया ना मैंने, उसमें करंट है I2, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना हो गया, B2। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, आगे समझे। तो देखिए फ्लक्स थ्रू इनर सोलेनॉइड, क्या बोला मैंने, फ्लक्स थ्रू इनर सोलेनॉइड। इनर सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1, तो वो हो जाएगा N1 phi 1 इज इक्वल टू M इंटू आई टू, N1 phi 1 इज इक्वल टू M इंटू आई टू। ठीक है, यहां से हो गया N1 एज इट इज लिखा मैंने, फाई कितना हो जाएगा, B इंटू ए इज इक्वल टू M इंटू आई टू। फ्लक्स किससे पास हो रहा है, अंदर वाली से, अंदर वाली कौन सी है, 1, अंदर वाली कौन सी है, 1, तो एरिया होगा 1 का, बट मैग्नेटिक फील्ड किसका है वहां पे, 2 का, तो B होगा 2 का। समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया N1। B म्यू नॉट N2 I2, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड ये होता है म्यू नॉट NI A1, एरिया 1 यानी पाई, अंदर वाली का रेडियस कितना था बेटा, R1, यानी पाई क्रॉस सेक्शन एरिया R1 स्क्वायर इज इक्वल टू M इंटू I2। I2 से I2 कैंसिल हो गया, यानी जो कैपिटल M है वो हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, पाई R1 स्क्वायर इंटू L। यहां पे जो कैपिटल N1 है, ये रहा, कैपिटल N1 को क्या लिख सकता हूं मैं, स्मॉल n1 इंटू एल, कैपिटल N1 को लिख सकता हूं स्मॉल n1 इंटू एल, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट, कैपिटल N1 को लिख दिया मैंने स्मॉल n1 इंटू एल स्मॉल n2 पाई R1 स्क्वायर, थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, तो जो m हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L। समझ में आ गया, तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। जल्दी से देख लीजिए, एग्जाम से पूछा जाता है बहुत। चलिए, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1 and other of radius R2 such that R1 is very very less than R2 are placed coaxially with centers coinciding, obtain the mutual inductance of the arrangement। okay, देखिए क्या कह रहा है ये, आपके पास दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, ठीक है, हाँ, ये दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, ठीक है, समझ में आया था। बाहर वाली का रेडियस R2 बड़ा है ना भाई, तो ये R2 हो गया और ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R1 हो गया, ठीक है। ये बोला ना इसने, वन ऑफ द स्मॉलर रेडियस R1 एंड द अदर लार्ज रेडियस इज R2, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R1 छोटा है और R2 बड़ा है, ठीक है। कोएक्सियली प्लेस्ड है, इनका एक्सेस सेम है और सेंटर भी सेम है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। देखिए क्या कह रहा है सवाल, मैंने बोला इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कॉइल नंबर 1 और इसको मैंने बोल दिया कॉइल नंबर 2। बाहर वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रही है I2, बाहर वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रही है I2, अंदर वाली से फ्लक्स जाएगा, अंदर वाली से फ्लक्स किया, फ्लक्स फ्लक्स थ्रू इनर कॉइल कितना होगा, N1 phi 1 इज इक्वल टू MI2, N1 phi 1 इज इक्वल टू MI2, N1 कितना है 1 है ना, सिंगल टर्न दिया, टर्न का बोला है नहीं इसने, phi 1 phi कितना हो जाएगा
बी इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू आई टू। ठीक है, फर्स्ट कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स N1 किसके बराबर होगा, m इंटू आई टू, बाहर वाली कॉइल से जाने वाली करंट के, है ना। अब देखो करंट किसका है, सेकंड का, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसका होगा, सेकंड का, B2। फ्लक्स किस में से जा रहा है, फर्स्ट से यानी इनर से, तो एरिया किसका होगा, इनर का। समझ में आ गया, ठीक है। अब यार इसने एक चीज ये स्पेसिफाई कर दी कि R1 जो है बहुत छोटा है, यानी इसको ऐसा मान सकता हूं कि ये जो इनर कॉइल है वो जस्ट सेंटर पे रखी हुई है, और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है कितना था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, एंड वापस से 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा B2 म्यू नॉट आई टू अपॉन 2r2, पक्की बात है। एरिया अंदर वाली का और सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू आई टू से I2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। तो यहां से जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r2, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2r2। समझ में आया क्या, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कोप्लेनर सोलेनॉइड। एनसीईआरटी का सरल एग्जांपल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे समझते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, आगे समझ लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अरे भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होगा, है कैसे होगा, कैसे बता रहे हो, ये कुछ भी बोल दोगे तो मान लेंगे क्या, मान लो यार, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है। पहले तो गायब करो बीच में से, है ना। हाँ, इस कॉइल से एक सेल जुड़ा हुआ है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, सेल है, यहां से करंट फ्लो हो रही है, इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है आई, और इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है बी वेक्टर, ठीक है। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है। यार अब एक बार बताओ, करंट फ्लो हो रही है ऐसे मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है। अगर इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से इस आई को मैंने चेंज किया तो इस बी में चेंज आएगा। सेंटर से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ठीक है। और खुद की वजह से खुद से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा b इंटू ए, हाँ या ना बोले यार, हो जाएगा क्या, ऐसा होगा। तो अगर आई में चेंज हुआ तो बी में चेंज हुआ, बी में चेंज हुआ तो फ्लक्स में चेंज हुआ, यानी मेरे खुद के अंदर से मैं कॉइल हूं, मेरे खुद के अंदर से करंट बढ़ रहा है, तो मेरे खुद के अंदर से फ्लक्स बढ़ेगा, तो मैं खुद नहीं चाहूंगा कि मेरे अंदर से फ्लक्स बढ़े। अरे विडंबना देख रहे हो तुम, मेरे अंदर से करंट जा रहा है, मेरे अंदर से करंट बढ़ रहा है, और मैं खुद नहीं चाह रहा कि मेरे अंदर से करंट ना बढ़े। क्यों, लेंस भगवान बोल के गए थे यार, ये तो है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस जनरेट कर दूंगा करंट, जो मेरे अंदर से बढ़ने वाले फ्लक्स को कम कर सके, है ना। अब मेरे अंदर से करंट कम हो रही है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा कि मेरे अंदर से करंट कम ना हो, मैं खुद नहीं चाह रहा कि मेरे अंदर से करंट कम हो, तो मैं क्या करूंगा, एक सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करंट जनरेट कर दूंगा जो कम होती हुई करंट को सपोर्ट करेगी। आया बात समझ में। तो खुद की वजह से खुद में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। समझ में आया। तो property of the coil by the virtue of which coil opposes the change in the strength of current flowing through it by inducing the EMF in itself। खुद के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करके चेंजेस को खत्म करती है, ये प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्शन। ये प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। कैसे लिखे हैं, फ्लक्स थ्रू द कॉइल, मैंने बोला नंबर ऑफ टर्न्स n है, फ्लक्स पास हो रहा है फाई, तो n फाई
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खुद के अंदर से जाने वाली करंट। आई बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, आई कम हुई तो फ्लक्स कम होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं भाई, हटा दो यार। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा एल, तो जो एन फाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एल आई। इस एल को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगेन स्केलर क्वांटिटी, अगेन SI unit is what? Henry. Again, SI unit is what? Henry. ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ्स ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाय डी टी ऑफ एन फाइ। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एन फाइ। एन फाइ का वैल्यू कितना है एल आई, तो जो E हो जाएगा वो जाएगा माइनस ऑफ डी बाय डी टी ऑफ एल आई। एल कॉन्स्टेंट हो गया तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी। क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाय, समझ में आ गया। ये होगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होगा ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस। आगे बात समझ में, बहुत ही बढ़िया। आगे समझ लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड। कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, देखो आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के अंदर से आई करंट फ्लो हो रही है, इस सोलेनॉइड के अंदर से आई करंट फ्लो हो रही है। इसका जो लेंथ है एल है, टोटल टर्न्स जो हैं वो एन है, इन यूनिट लेंथ स्मॉल एन वो कितना हो जाएगा एन बाय एल। ठीक है, एन बाय एल। कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड एन फाइ इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, एन फाइ इज व्हाट बी इंटू ए इज इक्वल टू एल आई। मैग्नेटिक फील्ड भी खुद का होगा, फ्लक्स भी खुद का होगा, एरिया भी खुद का होगा, सब कुछ अपना ही है भाई। तो यहां से जो एन हो जाएगा बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया को ए ही लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू एल आई। समझ में आ गया। ठीक है, बी कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, क्या बहुत ही अच्छी बात। यहां से इस आई से आई कट गया तो यहां से जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा एन म्यू नॉट एन ए। ठीक है, आप क्या देख सकते हो, कैपिटल एन को क्या लिख सकता हूं मैं स्मॉल एन इंटू एल। तो यहां से स्मॉल एन इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए। तो यार देखो एन इंटू एन, एन स्क्वायर, ए इंटू एल। ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, एल क्या है लेंथ, ए इंटू एल क्या हो जाएगा वॉल्यूम। क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल इंडक्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना ए क्या था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलेनॉइड, V जो है वो क्या है वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। V क्या है वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। समझ में आई क्या बात है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक लिख देता हूं मैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस या सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। जेई में क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी एक लाइन है, ये एनसीईआरटी की एक लाइन है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम। समझ में आया? समझ में आया? तो ये लाइन लिख देता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा ऐसे। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन geometry and medium of coil and solenoid। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, तो दिस इज द सेल्फ इंडक्शन। चलिए आगे समझते हैं, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, यानी कोई भी कॉइल है वो कितना एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है, हम वो निकालने वाले हैं। ठीक है, एक बात बताइए, सुनिएगा ध्यान से। अगर एक कॉइल है, ठीक है, हाँ, अगर एक कॉइल है उसमें ईएमएफ है V और करंट फ्लो रही है I, तो पावर कितना होता है? वी आई, आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाय आर, या वी आई, मेनली वी आई। तो यानी जो हम्म, 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 जो पावर होगी P, वो हो जाएगी E इंटू आई। ठीक है, ड्यू टू इंड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो पावर हो जाएगी ई कितना हो जाएगा? एल डी आई बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय आई। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी डी डब्ल्यू बाय डी टी लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाय डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी इंटू आई। डी टी से डी टी कट गया, तो यहाँ से डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल आई डी आई। नेट वर्क डन या एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, एक ही बात है। तो यानी U हो जाएगा U इज इक्वल टू एल आई डी आई, आई की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी आई की पावर 2 अपॉन 2, यानी हो जाएगा आई स्क्वायर बाय 2। तो यानी आपकी जो पावर हो जाएगी, सॉरी आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? एल आई स्क्वायर बाय 2। कितनी हो जाएगी? हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। एक चीज समझना है यहाँ से, एक चीज समझ लो यहाँ से, ये हाफ एम वी स्क्वायर जैसा है, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जैसा है। एम क्या होता है? मास, या मास क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास किसका मेजरमेंट होता है? इनर्शिया का। ऐसे ही यहां पर एल को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ सर्किट। क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शिया ऑफ सर्किट। सर्किट का इनर्शिया। क्यों? इनर्शिया क्या करता है? वो भी तो ये बोलता है रेस्ट में हो तो मोशन में मत डाल यार, और मोशन में हो तो रेस्ट में मत डाल। एल भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा हूं तो बढ़ने मत दे, कम हो रहा हूं तो कम होने मत दे, हमेशा अपोज करता है करंट को, करंट को नहीं सॉरी चेंजेस को अपोज करता है। तो एल को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ सर्किट। समझ में आया ये? तो ये होगी किसी भी इंडक्टर या कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी। एक बार देख लें, पी इज इक्वल टू ई आई, ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। बहुत ही अच्छी बात है ये। पी हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, डी टी से डी टी कैंसिल, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई 2 यानी हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं जल्दी से। ओके, एक अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल नहीं, ठीक है समझ लेते हैं।
एनसीईआरटी का एक और सॉल्ड एग्जांपल है भाई, एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जांपल जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जो सॉल्ड एग्जांपल्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उन पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर्ड किया हुआ है उसने सोलेनॉइड ने। यार एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने एनर्जी निकाली कितनी आई, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी कितनी आई, एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दिया मैंने। इससे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दिया। ठीक है, फॉर सोलेनॉइड, फॉर सोलेनॉइड जो B होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। तो जो I है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, B अपॉन म्यू नॉट एन। आई का वैल्यू इसमें डाल देता हूँ, आई का वैल्यू इसमें डाल देता हूँ, समझ में आया। तो यहां से U ये हो जाएगा हाफ ऑफ L। ठीक है, आई की जगह लिख दिया मैंने B अपॉन म्यू नॉट एन का स्क्वायर। तो U हो जाएगा हाफ ऑफ L B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, एक बात बताएं, एक बात बताएं, कोएफिशिएंट क्या होता है फॉर सोलेनॉइड, फॉर सोलेनॉइड जो L आया था वो कितना आया था, म्यू नॉट स्क्वायर इंटू वी, ये आया था। इस L का वैल्यू उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ वापस से। ठीक है, इस L का वैल्यू उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो जो एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ L, L यानी म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, और वहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ये गया ये गया, ठीक है, ये गया, ये गया। तो ये आपसे U बाय V, एनर्जी बाय वॉल्यूम, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, कितना हुआ रे भाई, हाफ ऑफ B स्क्वायर, ये हाफ इधर आ गया, ये कट चुका है, एक म्यू नॉट नीचे बचा है, V उधर चला गया, B स्क्वायर बाय म्यू नॉट कितना हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, यानी ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये है एनर्जी डेंसिटी। याद करो, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी भी निकाली थी मैंने, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकाली थी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से भी कंपेयर करना है। तो कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकाली थी U बाय V इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अरे E की जगह B आ गया और एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 बाय म्यू नॉट आ गया, एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना आ जाएगा, 1 बाय म्यू नॉट आ जाएगा, समझ में आ गया। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड, कंपेयर कर दिया। ठीक है, कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी हाफ ऑफ एप्सिलॉन इनटू ई स्क्वायर आया था, समझ में आया सभी को अच्छे से। चलिए एक और पार्ट है वो भी कर लेते हैं फटाफट, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू नियर बाय कॉइल। अरे यार, इस बार जेईई में 2025 में इसका क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी की एक लाइन है ये भी। ठीक है, इसका क्वेश्चन आया था कि दो कॉइल्स हैं, वो सपोज कोएक्सियल रखी हुई हैं, पहले का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरी का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। पहले वाली में करंट I1 फ्लो हो रही है, दूसरी वाली करंट I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, ठीक है, अगर I1 में भी चेंज हो रहा है और I2 में भी चेंज हो रहा है, तो मैंने बोला फर्स्ट कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल। ठीक है, समझना ध्यान से, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फर्स्ट कॉइल। तो देखो E1, यार देखो खुद में चेंज हो रहा है तो खुद की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से होगा, और पड़ोस वाले में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होगा।
तो खुद की वजह से होगा माइनस ऑफ L1 di1 बाय dt। ये तो खुद में चेंज होने की वजह से हुआ इंड्यूस ईएमएफ। पड़ोस वाली की वजह से होगा माइनस ऑफ m di2 बाय dt। क्या चीज समझ में आ गई? क्या चीज समझ में आ गई? इजी था ये। तो यानी खुद की वजह से होगा माइनस ऑफ L1 di1 बाय dt, और पड़ोस वाली की वजह से होगा माइनस ऑफ m di2 बाय dt, अगर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस उनका जो है वो m है। समझ में आया क्या भाई? इतना इजी सा था, लिख सकते हो। आगे चलते हैं। ओके, द लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक, ठीक है, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर सुनो, समझो क्या है। मैं एक कॉइल हूं, ऐसे फैली हुई हूं। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा होगा। अरे जा रहा होगा, पक्की बात है। इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा होगा। अभी मेरा प्लेन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। मैं एकदम पतली सी कॉइल हूं, मैं दिख नहीं रही हूं पतली सी कॉइल, बट मैं एक पतली सी कॉइल हूं, ठीक है, ऐसे रखी हूं। तो मेरे अंदर से फ्लक्स कितना जाएगा? 0, क्योंकि मेरा एरिया वेक्टर है ऐसे और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे। अब अगर मैं घूमने लग जाऊं तो मेरे अंदर से फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। फ्लक्स बढ़ा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैं वापस घूम रहा हूं, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स 0 हो गया। तो अब इस क्वार्टर सर्कल में फ्लक्स कम होगा, तो पक्की बात है ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ और होगा। और घुमा, वापस से फ्लक्स बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, और घुमा, वापस से फ्लक्स कम हुआ, 0 हो गया। यानी अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है तो फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये रही एक कॉइल, दिख रही है? ये कॉइल नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखी हुई है, और सपोज ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अइला, ये क्या हो गया? ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो क्या होगा? प्लग एरिया एक्सपोज होगा, कम एक्सपोज होगा, ज्यादा एक्सपोज होगा, करते एरिया में वेरिएशन आएंगे। जब एरिया में वेरिएशन आएंगे बेसिकली, तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यहां पे सपोज ये एक एरिया है, ठीक है, ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, ठीक है भाई? ठीक है, चलिए, अगर ऐसा है तो इधर की तरफ कलर चेंज कर लेते हैं। इधर की तरफ नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और इधर की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये हो गया मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। अभी इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होने वाला है, पक्की बात है। सरफेस ऐसे रखी हुई है और ऐसे घूम रही है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे होने वाला है, और इनके बीच में ये जो एंगल है, ये मैंने बोल दिया, ये एंगल कितना हो गया? ये एरिया वेक्टर हो गया। ये एंगल कितना हो गया? थीटा। पक्की बात है? इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये पक्की बात है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? थीटा अपॉन टी। कितना होगा? थीटा अपॉन टी। अब अगर मैंने बोला इसमें इफ कॉइल हैज एन number of turns, coil has n number of turns, then flux at जनरल टाइम t, तो जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ b वेक्टर डॉट a वेक्टर। कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से जो फाई आ जाएगा वो आ जाएगा n b a cos थीटा। a वेक्टर और ये b वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। समझ में आया? समझ में आ गया? बहुत ही अच्छी बात। यहां से मैं बात कर सकता हूं, थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा टी। तो यहां से जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। कितना जाएगा? फाइव इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। आगे बात समझ में? ठीक है। अब अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ चाहिए
इंड्यूस ईएमएफ चाहिए तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाय डी टी। फाई कितना है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो यहां से जो ई आ जाएगा माइनस ऑफ एन बी ए डी बाय डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉस ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यहां से जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ एन बी ए माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर हम लोग हेयर एन बी ए ओमेगा को बोल देते हैं ई नॉट, यानी मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड, तो जो ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका एसी जनरेटर। क्या देख रहे हो आप, ये अरे क्या दिख रहे हो, ये एन बी ए ओमेगा, क्या देख रहे हो आप, ये यहाँ पे आप देख रहे हो जो ईएमएफ आया वो साइन का फंक्शन आया, यानी साइन का फंक्शन जानते हो आप, पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी और नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, और जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो वेरी करने वाला है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, अगर आप यहाँ पे ग्राफ की बात करोगे तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस टाइप से। इस टाइप से, इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं E, इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं T, और जो ग्राफ बन गया वो बन गया इस टाइप से। ये मैक्सिमम वैल्यू E नॉट, ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू माइनस E नॉट। ठीक है, यहां पर टाइम जीरो, यहां पर टाइम t बाय टू, यहां पर टाइम t, यहां पर टाइम t बाय फोर, यहां पर टाइम 3t बाय फोर। पागल हो जाएगा, 3t बाय टू तो आगे चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं सही है, सॉरी 3t बाय फोर नहीं, 3t बाय टू। ठीक है, अब मैं ही गधा हूं, क्या कहते हो, हाँ कितना हो जाएगा 3t बाय टू। समझ में आ गया बेटा, t बाय फोर, t बाय टू, अरे यार पागल सही तो है, हट पागल, हाँ 3t बाय फोर, तो 3t बाय टू कितना होगा, कितना होगा, अरे t से आगे चल जाएगा ना पागल वो तो ये t बाय फोर, 2t बाय फोर, 3t बाय फोर, 4t बाय फोर। समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपका पूरा का पूरा ईएमआई कंप्लीट होता है। एक छोटा सा टॉपिक और पड़ा बचा है आपका, एडी करंट और उसकी आपकी एप्लीकेशंस। 4 एप्लीकेशन में लिख दिया, रट्टा मारना है, कोई इशू वाला बात नहीं, रट्टा मार लेना। बट एडी करंट क्या है, एडी करंट ऐसा मानो, सपोज आपके पास ये कोई एक मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, एक मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, ये मेटेलिक प्लेट जो है ये इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, ठीक है, मेटल की प्लेट किधर जा रही है, अंदर की तरफ, तो इस मेटेलिक प्लेट से इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, होगा। जब इससे इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या चाहिए कि ये इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना हो, तो वो आउटवर्ड जनरेट करना चाहेगी। तो ये क्या करेगी, ये अपने अंदर इस टाइप की सर्कुलर करंट जनरेट करेगी जिसकी वजह से आउटर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो। आई बात समझ में, समझ में आया। अब सपोज ये इससे बाहर आ रही होती, अभी तो ये उधर जा रही है, तो इससे इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है, इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये प्लेट चाहिए कि इनवर्ट फ्लक्स ना बढ़े,
तो बाहर जनरेट करने के लिए ऐसे सर्कुलर करंट जनरेट करेगी ताकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए, फ्लक्स बाहर आए। अगर सपोज ये जो प्लेट है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर इधर पीछे की तरफ निकल रही होती तो इनवर्ट फ्लक्स कम होता। इनवर्ट फ्लक्स कम होता तो क्या होता, इस प्लेट के अंदर सर्कुलर करंट ऐसे जनरेट होते जो इनवर्ट फ्लक्स को इंक्रीज करे। कई बात समझ में, यानी जब भी किसी मेटालिक प्लेट से जाने वाले फ्लक्स में चेंजेस होते हैं तो उसके अंदर एक सर्कुलर करंट जनरेट हो जाते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट। और बेसिकली क्या करेंगे, करंट जनरेट हो रही तो कहीं ना कहीं से एनर्जी तो ले रही होंगी, तो एनर्जी का लॉस करती है। तो इस टाइप की करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट। पता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं भंवर धाराएं। क्या बोलते हैं, भंवर सिंह शेखावत वाली धाराएं। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो इसकी एप्लीकेशन से, आपकी 4 एप्लीकेशन से याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स एंड सेल्फ इंडक्शन। आगे बात समझ में, प्लीज ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। देखिए आपके सामने 2024 का एक एसेशन रीजन है, उस एसेशन रीजन को समझ लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है एसेशन रीजन, ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सीधा एसेशन पे आ रहा हूं, ये फालतू की थ्योरी नहीं पढ़ रहा मैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल्स आर वुंड ऑन ईच अदर। ऑब्वियस ही बात है, देखिए दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब फ्लक्स, एक का फ्लक्स दूसरे में पूरी तरह से जाए, तभी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और वो कब पॉसिबल हो जाएगा, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ही वुंड हो रखी है, एक के ऊपर दूसरी जो है वो, एक के ऊपर जो दूसरी है वो लिपटी हुई है। तो ऑब्वियस ही बात है, सपोज एक कॉइल हो गई है, सपोज सोलेनोइड की बात कर लेता हूं, और दूसरी हो गई ये, तो ऑब्वियस ही बात है सपोज बाहर वाली में करंट जा रहा है तो बाहर वाली का जितना फ्लक्स है वो सारा का सारा फ्लक्स अंदर वाली से जाएगा, तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। पक्की बात है। इसका रीजन क्या दिया हुआ है, द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर वुंड ऑन ईच अदर। हाँ ये भी तो सही, ऑब्वियस ही बात इसलिए हो रहा है, फ्लक्स लिंक मैक्सिमम है इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो मैक्सिमम है। कब, जब वो एक दूसरे पे वुंड हो। ठीक है, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, 2024 का क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अ स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी एरिया वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड, वो 1 टेस्ला पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है। तो बोल रहा है द फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। ठीक है, देख लेते हैं सवाल को क्या कह रहा है ये सवाल। तो देखो फाई कितना होगा, फाई होगा एन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई कितना होगा, एन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं सिर्फ, डी फाई बाय डी टी। कितना होगा, डी फाई बाय डी टी। तो यहां से जो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा डी बाय डी टी। फाई कितना हो गया, एन बी ए। ठीक है, एन कांस्टेंट चेंज हो नहीं रहा, ए कांस्टेंट चेंज हो नहीं रहा, तो यहां से ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन ए डी बी बाय डी टी। बी चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100। एरिया कितना है, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, बोले तो 10⁻⁻1 मीटर। आगे बात समझ में, ये एक साइड हो गई, स्क्वायर है, एरिया हो जाएगा 10⁻⁻1 का स्क्वायर डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी दिया हुआ है 1 टेस्ला पर सेकेंड, ये हो जाएगा 1। तो जो ईएमएफ हो जाएगा 100 10⁻2 यानी हो जाएगा 1 वोल्ट। इजी क्वेश्चन था, ये हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, चलिए पूरा थ्योरी पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, काफी है। अब हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एसी के। अच्छे से पढ़िए, बोर्ड्स अच्छे से देखे आइए, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट साथ में चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ के पास हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।